बहुत कुछ है पीएल सीक्वल में जानने के लिए, करने के लिए। हम अपनी इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आज कवर भी करेंगे। तो सबसे पहले मोटा मोटी ये बताता हूँ कि पीएल सीक्वल जो बनता है वो किन चीज़ों को मिला के बनता है। ठीक है, पीएल सीक्वल मिला के बनता है बहुत सारी चीज़ों को। अगर मैं ये बोलूँ एक लैंग्वेज कैसे बनती है, तो भाई सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक बाइक कैसे बनती है, सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, तब जाके एक बाइक बनती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ पीएल सीक्वल बन कैसे रही है, हम काम कैसे कर पा रहे हैं, तो उसमें डेटा टाइप्स भी होते हैं, उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, वेरिएबल्स का असाइनमेंट भी होता है, कंडीशंस भी होती हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं, लूप्स भी होते हैं, केस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्रोसीजर, पैकेज, कर्सर, एक्सेप्शन, बल्क अपडेट, बल्क कलेक्ट, रेफ, बहुत सारी दुनियादारी उसके अंदर है, जिसको मिला के मेरी पीएल सीक्वल लैंग्वेज बनती है। और उससे पीएल सीक्वल लैंग्वेज एक बहुत परफेक्ट और फुल प्रूफ लैंग्वेज भी बनती है, क्योंकि कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं बनता मार्केट का, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं बनती मार्केट की जिसको मैं पीएल सीक्वल से अचीव ना कर पाऊं। मेरे पिछले 13 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कोई ऐसा लॉजिक नहीं देखा आज तक जो मैं आज तक अचीव ना कर पाया हूं। हाँ, ये जरूर हुआ है, कई बार कॉम्प्लेक्सिटीज आई हैं, कई बार कोड को लिखने में डिफिकल्टी आई है, कई बार चीज़ों के लॉजिक को फिट करने में थोड़ा टाइम लगा है, बट हाँ 100% पीएल सीक्वल से कुछ भी अचीवेबल है इजीली। ठीक है, तो हम ये बहुत सारी चीज़ें पीएल सीक्वल में देखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म की तरफ लेके चलते हैं। ये तो एक स्टोरी हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक, जो ब्लॉक है, अनोनमस आप भूल जाओ भाई, अनोनमस की बात नहीं कर रहा मैं, केवल ब्लॉक की बात कर रहा हूं। तो ब्लॉक क्या है? ब्लॉक कुछ नहीं है, कुछ एक ऐसा कोड है, कुछ सेट ऑफ लाइन का ऐसा कोड है जिस कोड से मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन वो मेरा डेटाबेस में एज ए ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है। मेरे डेटाबेस में वो एज ए ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, उसको बोल रहा हूं मैं अनोनमस ब्लॉक। रिपीट करता हूं, ब्लॉक कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ लाइन का कोड है। ठीक है, बस ब्लॉक इतना ही है कि एक कॉल नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से एक सेट ऑफ लाइन का कोड है। अब वो कोड अगर डेटाबेस में एज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है तो उसको अनोनमस ब्लॉक बोल रहा हूं। और अगर वही कोड डेटाबेस में एक एज ए ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है, भले वो पैकेज हो, प्रोसीजर हो, फंक्शन हो, तो उसको नेम्ड ब्लॉक बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? नेम्ड ब्लॉक। बस बोलने का फर्क है, अनोनमस ब्लॉक और नेम्ड ब्लॉक। अल्टीमेटली मैं कर काम रहा हूं, एक लॉजिक लिख रहा हूं। अनोनमस ब्लॉक कब सीन में आ रहा है और नेम्ड ब्लॉक कब सीन में आ रहा है, ये समझ लेते हैं। अनोनमस ब्लॉक हो गया कि भाई ऐसी लेबर या ऐसा लोग काम करके आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। भाई किसी चीज को हम डेटाबेस में कब सेव नहीं करेंगे? तब सेव नहीं करेंगे जब वो काम मेरा बार बार ना हो रहा हो। अगर वो काम मेरा किसी फ्रीक्वेंसी पे डेली हो रहा है, या उसकी जरूरत मुझे डेली पड़ रही है, ठीक है, डेली भी नहीं पड़ रही है, कभी भी पड़ रही है, लेकिन वो पड़ती है और मुझे बार बार वो कोड लिखना पड़ता है, तो उसको मैं डेटाबेस में सेव करूंगा एक अपना नेम्ड ब्लॉक बना करके। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि यार मेरे मैनेजर ने अभी एक कोई रिक्वायरमेंट ली है और उसको अभी अभी रिक्वायरमेंट आई है, और ये रिक्वायरमेंट मुझे किसी भी तरीके से सॉल्व करके देनी है, और वन टाइम है, और ये रिक्वायरमेंट वन टाइम है, इसके बाद नहीं आनी है, तो मैं एक अनोनमस ब्लॉक लिखूंगा, उस काम को कर दूंगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, टोड कनेक्ट हो गया मेरा आई थिंक। अब पहले ब्लॉक को भी समझ लेते हैं, थियोरटिकल तो समझ लिया, उसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ब्लॉक को समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, क्या कि ब्लॉक के कितने सेक्शंस होते हैं। तो व्हाट इज क्या है, पीएल सीक्वल हमने पढ़ लिया। अनोनमस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो अनोनमस ब्लॉक के लिए ब्लॉक का सेक्शन जानना बहुत जरूरी है कि ब्लॉक में कितने सेक्शन होते हैं। ब्लॉक में मेरे 3 सेक्शन होते हैं। क्या? डिक्लेयर सेक्शन, एग्जीक्यूशन सेक्शन और एक्सेप्शन सेक्शन। जैसे कोई कहते हैं कि घर में कितने पार्ट होते हैं, तो बताने का तरीका है, अपनी चीजों को बताने का तरीका है, तो हम लेमन टर्म में आप नहीं घुसेंगे, प्योरली टेक्निकल बात करेंगे।
तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ब्लॉक के कितने सेक्शन होते हैं तो क्लियरली पता होना चाहिए कि ब्लॉक के 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेशन, जहाँ पे मैं चीज़ों को डिक्लेयर करता हूँ, जहाँ पे मैं चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से वेरिएबल्स, कौन कौन से कर्सर्स, कौन कौन सी चीज़ें मेरे नीचे यूज में होने वाली है, वो मैं यहाँ डिक्लेरेशन में बताता हूँ। उन डिक्लेयर चीज़ों पे क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला हूँ वो एग्जीक्यूशन में बताता हूँ कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, इफ कंडीशन हो तो ऐसा हो जाए, केस लिखूं तो ऐसा हो जाए, कोई चीज लूप में चलानी है तो ऐसा हो जाए। सारी कहानी मैं यहां पर एक्सेप्शन में बताता हूं, सॉरी एग्जीक्यूशन में बताता हूं। एक्सेप्शन में क्या बताता हूं कि मैंने कोई लॉजिक लिखा और वो फट गया, मैंने कोई कंडीशन लिखी और वो एक ऐसे जोन में चली गई जिसका ट्रीटमेंट मैंने लिखा ही नहीं, तो उस वाली जोन में मुझे लिखने पड़ते हैं एक्सेप्शन। बट अगर मैं लिखूं कि 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 ये इन्फिनिटी जाएगा। इन्फिनिटी मतलब कोई ऐसी वैल्यू निकल के नहीं आएगी जो एंडलेस हो, तो ये एक्सेप्शन में पूछ जाएगा। नॉट डिवाइजर बाई 0 समथिंग ये एरर देगा और एक्सेप्शन में पूछ जाएगा। या कोई लॉजिक लिखा, उस लॉजिक का ट्रीटमेंट नहीं लिखा तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन वो एरिया है मेरा, जो भी हैंडलिंग हम भूल जाते हैं या कुछ भी है वो सब कुछ मेरा एक्सेप्शन में जाके कवर होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। 3 सेक्शन है, क्लियर मुझे पता है। एक बार इसी बिगिन, एंड को और एक्सेप्शन को लिख के देखते हैं अपने कोड में। मैं लिखता हूं, ये मेरा किसी भी ब्लॉक को लिखने का तरीका है। क्या 3 चीज होनी चाहिए, डिक्लेयर, बिगिन और एंड। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन में यहां पे लिखता हूं। तो किसी भी ब्लॉक को क्रिएट करने का ये तरीका है। सेक्शन कौन सा हुआ, एक हुआ जो यहां पर दे रहा हूं डिक्लेरेशन, जहां पे ये कर्सर मूव कर रहा है, यहां पे दूंगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, और यहां पे दूंगा एक्सेप्शन। तो ये 3 बकेट होती हैं जहां पर मैं अपनी चीजों को देता हूं। अब मैं बोलता हूं कि भैया मेरे को अनोनिमस ब्लॉक चाहिए। अनोनिमस मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट लिखो, ऐसा कोड लिखो जो वन टाइम काम करे। मतलब काम तो वो हजारों बार कर सकता है अगर आप उस कोड को सेव करके रख लो, बट मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। मेरे मैनेजर ने बोला कि भाई एक काम करो, वो डेटा निकालो जिनकी सैलरी मेरी 100 से ज़्यादा है। लेट से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सो दैट इजी टर्म में समझ में आए। एम्प्लॉय लिखा, मैंने लिखा वो लोग निकालो जिनकी सैलरी 1000 से ज़्यादा है। मैंने लिखा वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। इजीली डेटा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल दूं कि इन्हीं लोगों को एक लॉजिक से चेक करो कि अगर किसी की सैलरी 1500 से ज्यादा है और उसका कमीशन 200 से कम है तो उसमें उसका कमीशन अपडेट कर दो या कोई और फील्ड ले लो। कोई लॉजिक के साथ कुछ काम करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। मुझे पता है मेरे मैनेजर ने वन टाइम एक्टिविटी दी है, ये किसी प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली करूंगा एक छोटा सा बिगिन, एक छोटा सा एंड, ऐसे लिखूंगा। और डिक्लेरेशन में आपको बताने के लिए दे रहा हूं, यहां पे बहुत सारी चीजें नई आ जाएंगी आपके लिए। डिक्लेयर सेक्शन लिया, एक कर्सर लिया, कर्सर में यही वाली क्वेरी दे दी क्योंकि मुझे इसी डेटा पे काम करना है। मैंने ये क्वेरी ली, कर्सर को नाम दे दिया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन बस मैं आपको समझाने भर के लिए बता रहा हूं कि ये कैसे काम करता है। ये लिया, अब मेरे पास केवल इस कर्सर में वही डेटा निकल के आएगा जिनकी सैलरीज ये हैं। कितनी रोज, 12 रोज। कम कर लो अगर कम करना है थोड़ा, 3000 के बराबर हो या उससे बड़ी हो, यही डेटा है। अब मैं इस डेटा के ऊपर कुछ काम करना चाहता हूं लेकिन वन टाइम है। लेट्स से मैं प्रिंट ही कर लेता हूं, मैं कोई लॉजिक ही नहीं लिखता, मैं प्रिंट करता हूं। क्या लिखता हूं, एक लूप लगा रहा हूं, एंड लूप कर रहा हूं। अभी के लिए क्वेश्चन नहीं पूछना आपको कि लूप क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको समझूंगा। ये समझना है आपको, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन क्या करता है, ये आपको समझना है। ये क्या करता है, ये मेरे को मेरे डेटाबेस का एक स्टैंडर्ड पैकेज है, सीडेड पैकेज है। कौन सा, डीबीएमएस आउटपुट, ये पैकेज का नाम है। एंड पुट लाइन इज माय मेथड, ये मेरा एक फंक्शन है जो क्या करता है, जो यहां पर सिंपली वैल्यू को बस प्रिंट कराता है।
सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में प्रिंट करने के लिए कमांड होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर प्रिंट करने की कमांड होती है, बट ये तब तक नहीं दिखती है जब तक, ये देखो ये डीबीएमएस आउटपुट डिसेबल्ड, इस पर क्लिक करना है, इस बटन को ग्रीन करना है। अब जो भी कुछ आप इसमें लिखोगे वो नीचे प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कराता हूँ, लाइक i.ename, पाइप दिया, कुछ लिखा, फिर पाइप दे दिया i.sell। मैं इस एम्प्लॉय नंबर की एम्प्लॉय नंबर सैलरी इज लिखा और ये वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ, केवल प्रिंट करा रहा हूँ, नथिंग एल्स, मैं कुछ नहीं करा रहा। और ये क्योंकि देखो मैं यहाँ पे प्रिंट से समझा रहा हूँ, एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, लॉजिक मेरा कुछ भी हो सकता है, वन टाइम एक्टिविटी है, तो मैं क्यों सिस्टम पे अननेसेसरी एक यहाँ पे पैकेज बनाऊं। मैंने सेलेक्ट किया, चला दिया, सिस्टम ने क्या बोला, PL SQL सक्सेसफुली कंपाइल्ड। मैंने कोई प्रोसीजर पैकेज नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद इसने PL SQL पैकेज बोला। क्यों? क्योंकि ये अनोनिमस ब्लॉक है, मैंने कोड बिल्कुल उसी पैटर्न में लिखा है जैसे लिखना चाहिए, लेकिन ये डेटाबेस में जाके सेव नहीं होगा, ऑल ऑब्जेक्ट्स की टेबल में इसकी एंट्री नहीं जाएगी, क्योंकि नाम ही नहीं दिया, कुछ वर्किंग की और खत्म हो गई। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन में इसको चलाया, जितना रिकॉर्ड इसके पास सेलेक्ट में आया उतने रिकॉर्ड का इसने यहाँ लूप में लिया, एक एक करके उनकी सैलरीज यहाँ पर और नेम के साथ ये प्रिंट कर दी। ठीक है, वन टाइम एक्टिविटी थी, कोई जरूरत ही नहीं थी, मैंने काम खत्म करके रख दिया। लेकिन अगर यही एक्टिविटी इसको बोलते हैं अनोनिमस ब्लॉक, ऐसा काम जिसको वन टाइम किया जाए, टू टाइम किया जाए, लेकिन उसकी नेसेसिटी नहीं है कि उसको डेटाबेस में ले जाया जाए, उसे बोलते हैं अनोनिमस ब्लॉक। सेक्शन मैंने देख ली, लेकिन अगर नेसेसिटी ऐसी होती कि भाई इसको सिस्टम में लेके जाओ, तो मैं क्या करता, सेम कोड होता, सेम अनोनिमस में और इसमें डिफरेंस केवल इतना ही है, सेम कोड होगा, बट यहां पर डिक्लेयर नहीं आएगा, डिक्लेयर की जगह आ जाएगा क्रिएट और रिप्लेस। क्या, प्रोसीजर लिख देते हैं, प्रोसीजर, प्रोसीजर लिख दिया, नाम दे देते हैं, नाम दे रहे हैं मतलब डेटाबेस में जाएगा, EMP PROC कुछ भी, PROC दे रहा हूं मतलब प्रोसीजर है, नाम से पता लगना चाहिए क्या है। ठीक है, ये दिया, एज दिया। अब नीचे वही कहानी, मतलब अनोनिमस ब्लॉक में और इसमें अगर डिफरेंस की बात करूं मेरे भाई, तो केवल और केवल इतना डिफरेंस है कि ऊपर डिक्लेयर लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं सो दैट दोनों एक ही विंडो पे दिख जाए। इसमें डिक्लेयर लिखा हुआ है एंड यहां पर एक लाइन लिखी हुई है क्रिएट और रिप्लेस। आप क्रिएट भी कर सकते हो और रिप्लेस हटा सकते हो, बट कॉम्प्लेक्सिटी व्यू के साथ बताई थी मैंने कि अगर क्रिएट करोगे कभी भी कोई चेंज आएगा आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, आपको वो ड्रॉप ही करना पड़ेगा क्रिएट। लेकिन और रिप्लेस लिखना अच्छे डेवलपर की पहचान है, सो दैट फ्यूचर में कोई भी कंडीशनली कुछ भी चेंज आए तो आप इजीली उसको चेंज कर पाओ। कभी ये ग्रेटर देन के लिए चल रहा था, मैंने बोला लेस देन के लिए चलना चाहिए, इक्वल टू के लिए, तो आपको ये ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्रोसीजर को आप डायरेक्टली कर पाओगे। तो नेम्ड ब्लॉक में इसको नेम्ड ब्लॉक बोल रहे हैं, जो डेटाबेस में जाके सेव हो रहा है। ठीक है, अभी सेव नहीं हुआ है क्योंकि अभी मैंने कंपाइल नहीं किया इसको। ठीक है, अब इसको मैं कंपाइल करके देखता हूं। ये लिया, सेलेक्ट किया, यहां तक गया, यहां तक गया, ये गया और ये मैंने F5 दबा दिया। F5 दबाया, नीचे देखते हैं क्या बोलता है ये, प्रोसीजर क्रिएटेड। प्रोसीजर को ऑल ऑब्जेक्ट्स में चेक भी कर लेते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सच में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नीचे आया, ऑल ऑब्जेक्ट्स, वेयर ऑब्जेक्ट नेम, ये सिंपली मिल जाएगा मुझे। कब एंट्री क्रिएट हुई है, अभी अभी एक एंट्री क्रिएट हुई है। टाइप क्या है, प्रोसीजर है, ऑब्जेक्ट की आईडी ये है, ऑब्जेक्ट का नेम ये है, ओनर इसका एप्स है, वैलिड स्टेज में है। वैलिड का मतलब होता है आप रन कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। कभी अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो भी चीज इसके अंदर यूज्ड है, एग्जांपल बता रहा हूं बस आपको, लेट से ये वाली टेबल यहां पर यूज्ड है। कल हमने एक टेबल बनाई थी XX करके कुछ,
एक्स एक्स मुझे याद भी नहीं है वैसे तो, ई एम पी टी एल वन के नाम से एक टेबल अच्छा बनाई थी। अब लेट से मैं वन वाली टेबल को यूज कर रहा हूँ, पहले इस प्रोसीजर को कंपाइल करता हूँ, दिखाता हूँ इनवैलिड कैसे आएगा ये। F5 किया, प्रोसीजर अभी भी है मेरे डेटाबेस में, देखो अब ये इनवैलिड कैसे होगा वो चीज समझ लो आप। इसकी स्टेज देखो वैलिड। अब गलती से या क्योंकि टेक्निकल्स को याद नहीं रहता कि ये क्या है, टेक्निकल्स को हमेशा एक अप्रोच यूज करनी चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले उस पर F4 करना चाहिए। F4 करने के बाद यूज्ड बाई होता है, यूज्ड बाई यहां पे लिखा होता है यूज्ड बाई। टोड में फीचर है कि यूज्ड बाई का टैब है यहां पर, लेकिन अगर टैब नहीं है इजीली यूज्ड बाई की क्वेरी आप गूगल से निकाल सकते हो। यूज्ड बाई में ये बताएगी कि ये टेबल किस किस के साथ डिपेंडेंटली यूज्ड है, मतलब किसी पैकेज में यूज है, फंक्शन में यूज है। अगर ये कहीं यूज नहीं होगी तो यहां कोई एंट्री नहीं आएगी, लेकिन इसने बताया कि ये टेबल इस पैकेज के अंदर यूज्ड है। आप इस टेबल को कुछ भी करोगे तो इस पैकेज पर इंपैक्ट पड़ेगा। अभी ये वैलिड में है। अब देखो क्या होता है, मैं इस टेबल को या तो इसमें से वो चीज हटा दूं, जैसे ई नेम है और सेल है, मैं सेल कॉलम का नाम चेंज कर देता हूं, देखता हूं मैं कर पाता हूं, या टेबल को ड्रॉप कर देता हूं। हमें तो बस कुछ और देखना है। ड्रॉप टेबल किया, टेबल होगी नीचे ड्रॉप्ड। अब जरा अपने प्रोसीजर की स्टेज देखो क्या है, इनवैलिड। तो कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो डिपेंडेंट है दूसरे के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओनली टेबल एंड व्यू। कोई भी टेबल और व्यू किसी भी ये अभी तो यहां पर एक एंट्री आ रही थी F4 करके यूज्ड बाई में, बट ये बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं क्योंकि एक टेबल पे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस आर्किटेक्चर भी स्टैंड कर सकता है। तो 50, 100, 150 फंक्शन प्रोसीजर हो सकते हैं। तो किसी भी टेबल पे कोई भी DDL कमांड चलाने से पहले 1000 बार सोचना और तरीके से देखना कि क्या इसको करने से सिस्टम फट तो नहीं जाएगा। आप इसमें ऑल्ट्रेशन करते ना, एक कॉलम नया डालते, इनवैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 ही कॉलम यूज किए, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। आप सैलरी कॉलम को ड्रॉप कर देते या एम्प्लॉय कॉलम को ड्रॉप कर देते तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये PL SQL प्रोसीजर इनवैलिड हो जाता। बट आपने ये नाम और ये दोनों मेरे नहीं छेड़ा इनको, तो ये मेरी इनवैलिड में नहीं आता। ठीक है, वैलिड करने का तरीका क्या है? वैलिड करने का तरीका है कि या तो उस ऑब्जेक्ट को सही करो। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट को सही नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर अपनी टेबल दूसरी डाल दे रहा हूं आपको समझाने भर के लिए, बट लॉजिकली आपको वो जो भी कुछ आपने किया है जिसकी वजह से इनवैलिड हुआ है उस चीज को बहुत ध्यान से करना है। अब इसको फिर से कंपाइल करूंगा क्योंकि अब मैंने एक ऐसी टेबल डाल दी है जो डेटाबेस में है, उसमें एम्प्लॉय और सैलरी का कॉलम भी है। तो मैंने ये F5 किया। F5 करने के बाद मेरा पैकेज फिर से वैलिड कंडीशन में आ गया होगा रन करने के लिए। इनवैलिड पैकेज प्रोसीजर को मैं नहीं चला सकता हूं, वो चलेगा ही नहीं। पैकेज प्रोसीजर को कैसे चलाते हैं ये भी समझते हैं। अभी मैंने क्या देखा, अनोनिमस ब्लॉक, मतलब अभी वहीं अटके पड़े हम। अनोनिमस ब्लॉक देख लिया कैसे चलाया, सिंपली ऐसे सेलेक्ट किया, F2 दबाया, डीबीएस आउटपुट को क्लियर कर रहा हूं, ये चलाया ऐसे, PL SQL सक्सेसफुली कंप्लीटेड। 3 रो यहाँ विद इन अ नैनो सेकेंड प्रिंट हो जाएंगी, हो गई, ये चल गया, खत्म। लेकिन अगर मैंने कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी कोड को यूज करके बनाया है, बट ऑब्वियसली यही तो बनाया है मैंने, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं कंपाइल कैसे, कंपाइल तो मैंने कर दिया, एग्जीक्यूट कैसे करूंगा? ऊपर का कोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ, अनोनिमस ब्लॉक को ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर मार दिया या F5 मार दिया, एग्जीक्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे वाला कैसे होगा? नीचे वाले को तो जितनी बार F5 करूंगा, ये तो क्रिएट और रिप्लेस, ये तो डेटाबेस में बस ये रिफ्रेश करेगा, ये रिफ्रेश हुआ, बट ये वैल्यूज कहाँ लेके आ रहे हैं? तो इस यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं आएंगी। देखो अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, F5 किया मैंने, प्रोसीजर चल रहा है, बट यहाँ कुछ नहीं आया क्योंकि ये कंपाइल हो रहा है, ये प्रोसीजर यहाँ कंपाइल हो रहा है इस कमांड से, क्रिएट और रिप्लेस से, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? एग्जीक्यूट होगा ऐसे। इसके अंदर जो लॉजिक लिखना था वो तो मैंने लिख दिया,
बट इसको रन कैसे करूं, इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं? किसी भी नेम्ड ब्लॉक को, ध्यान से समझना, किसी भी नेम्ड ब्लॉक को सिस्टम पर रन करने का तरीका है, आप बिगिन लिखोगे, आप एक और अनोनिमस ब्लॉक लिखोगे, बिगिन लिखोगे, एंड लिखोगे, बीच में अपना पैकेज डालोगे, कोलन लगाओगे और इसको ऐसे चला दो। ध्यान से देखो, कोई पैरामीटर नहीं है, सिंपली चला रहा हूं, कंट्रोल एंटर दबा रहा हूं, PL सीक्वल सक्सेसफुली कंप्लीटेड, नीचे आ जाएंगी प्रिंटिंग आपकी, यहां पर ये आ गई। कितनी आ गई देखो, गौर से देखो कितनी लाइनें आई हैं, 13-14 लाइनें आई। क्यों आई हैं? कंडीशन देखो, आपको याद होगा 3 आएंगी, बट मैंने क्या कंडीशन चेंज की, मैंने 3000 से छोटी कर दी थी इसको, यहाँ पर कंडीशन, इस वजह से यहाँ पर 3000 के बराबर या 3000 से छोटी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। समझ रहे हो? तो एक तरीका हुआ ये वाला, किसी भी पैकेज को चलाने का, उसके अंदर कोड को एग्जीक्यूट, कोड को कंपाइल करना इज डिफरेंट थिंग, बट अगर उसको चलाना है तो चलाने का तरीका है कि उसको एक अनोनिमस ब्लॉक में ही चलाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है एग्जीक्यूट लिखेंगे, ये लिखेंगे और नल कर देता हूं, चला के देखता हूं ये चलता है कि नहीं। एग्जीक्यूट लिखने से, प्रोसीजर लिखने से सक्सेसफुली कंप्लीटेड आउटपुट आना चाहिए। आ गया आउटपुट। क्या सीखा? सीखा हमने ये कि अनोनिमस ब्लॉक को कैसे चलाएंगे, इजीली पता हो गया, मुझे पता लग गया अनोनिमस ब्लॉक को कैसे चलाएंगे। डिक्लेयर है, डेटाबेस में नहीं है तो बट ऑब्वियस है सेलेक्ट करके ही चलाना पड़ेगा। बट जो मैंने डेटाबेस ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर दिया, जो नेम्ड ब्लॉक डेटाबेस में क्रिएट कर दिया, उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको एग्जीक्यूट करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है अनोनिमस ब्लॉक, बिगिन एंड के अंदर कुछ भी लिख गया अनोनिमस हो गया, वो बिगिन एंड में लिख दिया अनोनिमस हो गया। अनोनिमस ब्लॉक में अपने नेम्ड ब्लॉक को डाला, चला दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका विदाउट यूजिंग अनोनिमस ब्लॉक, सीधे एग्जीक्यूट लिखा, सीधे चला दिया। तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा इस प्रोसीजर के अंदर वो इजीली चल रहा है। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कुछ किसी को कोई डाउट है।